अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, ईद तो ख़त्म हो गई और ईद से पहले से ही हम ये सुनते जा रहे थे रमज़ान में कि महंगाई महंगाई महंगाई, और ये सिर्फ रमज़ान का इशू नहीं था बल्कि ये थ्रू आउट एक ऐसा इशू है जो कि इस हुकूमत से अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका। महंगाई मुसलसल आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है, तो दूसरी तरफ जो कोरोना का मामला था वो भी आपने देखा कि रमज़ान के दिनों में अपने पीक पर रहा है। उसके बाद अब ये ईद की छुट्टियां हैं, अभी हमने उसमें देखा है कि एक ब्रेक आ रहा है, लेकिन आगे जाहिर है आने वाले चंद दिनों में मज़ीद देखना होगा कि कोरोना की सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती है या खुदा न खास्ता जो ईद शॉपिंग में हमने बाज़ारों में रश देखा था उसकी वजह से कोरोना फिर से कोई नई अपनी हाइप पकड़ लेता है, तो ये भी देखना ज़रूरी होगा। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ऑपोजिशन फ़िल वक्त तो रमज़ान और रमज़ान से पहले तक बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं था इस हुकूमत के लिए, लेकिन क्या दोबारा से अब ईद के बाद जो ऑपोजिशन है वो यूनाइट होगी और उससे क्या वाकई हुकूमत को कोई ख़तरा हो सकता है या नहीं, क्योंकि कुछ राब्ते ज़रूर ईद से पहले हुए थे। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से अब सवाल बड़ा ये बन जाता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए दरपेश चैलेंजेस क्या होंगे, जबकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि हुकूमत का बाकी का अरसा भी बहुत कम रह गया है। तो हुकूमत अब डिलीवर करने पर फोकस करेगी या इन चैलेंजेस से निपटने में मज़ीद वक्त अपना सारा खो देगी, इसी पर आज गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए क्या लग रहा है आपको? जैसे कुछ चैलेंजेस का तो मैंने जिक्र किया, लेकिन ज़ाहिर है चैलेंजेस तो और बेशुमार हैं जो खुद इनके अपने किए हुए वादे हैं, अभी तो वो भी गले में लटके पड़े हैं। तो क्या लग रहा है आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है गवर्नमेंट के लिए? सुमीना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अगर हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इत्मीनान देखें, उनका कॉन्फिडेंस देखें, तो ऐसा लगता है कि उन्हें तो कोई चैलेंज है ही नहीं। उन्हें तो किसी तरह के मसाइल का सामना ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए टेलीफोन पे और लोगों से जो गुफ्तगू की, वो सारी गुफ्तगू अब देखें तो ऐसा लगता है कि कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह से हुकूमती पॉलिसीज़ को देखें और इमरान खान को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। महंगाई जो है और माशी सूरत हाल वो इस हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन इमरान खान सब तो लोगों को उस दिन भी समझा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, महंगाई आप दूसरे लोगों से मुआवजा करें तो देखें दूसरे मुल्कों में क्या हाल है। उनके नज़दीक इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सिर्फ शरीफ बरादरान है। अच्छा, वो तो उस दिन भी वही फरमा रहे थे कि मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं, वो शहबाज शरीफ भाग रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था। अभी तक 3 साल गुजरने के बावजूद मुझे ये ऐसा लगता है कि हुकूमत अभी तक अपोजिशन मोड से नहीं निकली, जो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी एक तकलीफ दे और ख़तरनाक बात हो सकती है। अब आपको उस मोड से निकल आना चाहिए। अब आपको हुक्मरान के तौर पे तर्ज अपनाना चाहिए और अपोजिशन को भी साथ लेके चलें, बिल्कुल करप्ट लोगों को ना छोड़ें। लेकिन ये ना हो कि शोर पाई जाओ, पढ़ लो और असल में कुछ निकले भी ना। चलें, अगर अपोजिशन मोड से नहीं निकलेंगे तो लोग अब अगली दफ़ा अपोजिशन में ही बिठा देंगे, फिर ये तो एक ऑप्शन है ही ना लोगों के पास। हिलाली साहब, अब 2 बातें, एक तो आपके नज़दीक कौन सा बड़ा चैलेंज है, कोविड है या फिर महंगाई, और दूसरी बात, क्या वाकई आप भी समझते हैं इमरान साहब की तरह कि गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो सीरियस हो जाएं मसाइल को लेकर और अपोजिशन की जान छोड़ें और डिलीवर करने पर फोकस करें? देखिए, इमरान खान बड़ा हिला हुआ आदमी है। वो, मैं नहीं कहता हूँ वो पैनिक कर गया है, मगर बड़ा हिला हुआ आदमी है। उसके चेहरे से मुझे तो ये नज़र आ रहा है 3 साल हो गए हैं और लोग कह रहे हैं उनके काफ़ी हो गया है, हम आधे भूखे जा रहे थे, हमारे नौकरियां नहीं हैं, काफ़ी हो गया है, इनफ इज़ इनफ। अब हम चाहते हैं कि हमारे कुर्बानियों का कोई सेक्रीफाइस जो हमने दिया है कुछ मिले हमें उससे, और अगर तुम नहीं दे सकते हो तो ठीक है, फिर तुम्हारे लिए हम वोट भी नहीं करेंगे। ये तो आधा पैनिक करके इसने वो हफीज़ शेख को निकाला है और एक और आदमी को लाया है जिसने उसे कहा है मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे को ठीक करके दूंगा। तो बात असल है कि ये क्या करेगा। देखिए, ये कह रहा है शौकत तरीन, ये कह रहा है कि देखिए ये गलत पॉलिसी था आपका, आप स्टेबलाइजेशन पे जोर दे रहे थे, आपको ग्रोथ चाहिए, स्टेबलाइजेशन से कुछ नहीं होता। ये देखिए, जब इकॉनमी बैठा हुआ है और 8% इन्फ्लेशन है और उस पर आप कीमतें बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, लोग को चीखें निकलेंगी, और वही हुआ, चीखें निकलें।
आपको 1%, 2%, 4%, 5% ग्रोथ आपको चाहिए। और इसका होप है, इसका वादा है कि मैं दूंगा आपको, अगले साल 4-5% दूंगा और उसके बाद 6-7 दूंगा। बात असल ये है, पैसे खर्चने पड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। अगर आप 800 बिलियन आप 800 बिलियन इस वक्त खर्च रहे हैं, मैं 1000 बिलियन खर्चना चाहता हूं। तो आप तो प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा भाई पैसे किधर से आएंगे? कहता मैं टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, मगर जो लोग टैक्स नहीं देते हैं मैं उनसे लूंगा। मैं एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर को रीवैम्प करूंगा। ये सब्सिडीज जो आप दे रहे हैं शुगर वालों को, ये वो, उनको मैं रैशनलाइज करूंगा। ऐसा नहीं कि जो मर्जी है ले लें, जैसे ये लेते रहे और जैसे कुछ लोग आप देते भी रहे हैं। और डेली बिजनेस करने के लिए आई विल मेक इट ईजियर। और ख़ास तौर वो इदारे जो रेलवेज और PIA और स्टील मिल जिससे नुकसान ही हो रहा है, हेमरेजिंग हो रही है, उनको मैं ठीक करूंगा। कैसे? मैं मिनिस्ट्रीज के हाथ से निकालूंगा, मैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बुलाऊंगा, मैं कहूंगा इसको ठीक करो, और जब वो ठीक करेंगे उसके बाद हम उनको बेचेंगे। मैं सर्कुलर डेट कम। देखिए, तो उसने इमरान खान को बहुत सारे आइडियाज दिए। अफसोस से ये कहना पड़ता है समीना, एक ही चीज इसमें है, वो ये है कि IMF वो आइडियाज को नहीं ले रही है। IMF डर रही है। वो कह रही है तरीन साहब आप एक प्री इलेक्शन बजट देना चाहते हैं, आप कर्जे लेना चाहते हैं, इकोनॉमी को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना चाहते हैं, और लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए आप कर्जा लेके लोगों को देंगे। ये तो हमने देखा हुआ है आपके मईशत में, ये बहुत दफे पहले हुआ है। शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन। सही है। तो आप जो है मेहरबानी से आप GDP का 0.5% टैक्सेस इंक्रीज करें, पेट्रोल कीमत करें। खुद कहते हैं आप पेट्रोल बहुत सस्ता है इधर, इंक्रीज द प्राइस, आपको टैक्स चाहिए। GST के एग्जेम्पशंस जो आपने दिया खत्म करें, सर्कुलर डेट वो भी कहते हैं। और नेप्रा को आप पावर दें कि वो प्राइसेस रेज करें हर 3-4 महीने के बाद। तो देखिए ये एक क्लैश होगा समीना। अब ये मुझे नहीं पता इस क्लैश कौन जीतेगा, मगर एक चीज मैं आपको जरूर बताता हूं कि क्लैश होगा। ठीक है, देखें क्या होता है। चलिए, लेकिन इमरान साहब, अब हिलाली साहब तो ये बता रहे हैं कि जो हमारे प्लान्स हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के और वजीर खजाना के, वो IMF को कबूल नहीं है, तो फिर इन प्लान्स पर अमल दरामद हो सकेगा? देखिए, हिलाली साहब ने तो पूरा माशाल्लाह थीसिस पेश किया और उनकी बातें जो है ठीक भी हैं किसी हद तक के। देखें IMF क्या चाहता है और आपकी हुकूमत क्या चाहती है। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और कहते थे ना कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा, तो इन्हीं वजह से कहते थे। उन्हें ये पता था, इस बात का अंदाज़ा था कि IMF अगर एक दफ़ा शिकंजे में जकड़ ले तो फिर क्या होता है, फिर आपकी अपनी मर्जी नहीं रहती, फिर आपने जिससे पैसे लेने हैं आपकी वहाँ उसकी मर्जी चलेगी। अभी आप पे पहले ये इल्ज़ाम है कि आपने गवर्नर स्टेट बैंक IMF का लगा दिया। आपने पिछले वजीर ख़जाना जो आपके खासुल खास थे असद उमर साहब, उनको इसलिए हटाया कि फिर आप IMF का बंदा लाना चाहते थे। उसके बाद अब जो नए वजीर ख़जाना आए हैं वो जो आपको प्लान दे रहे हैं, शौकत तरीन साहब माशाल्लाह एक बड़े मजे हुए आदमी हैं, वो बैंकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और बहुत कुछ हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो अच्छा काम करेंगे और मुल्क के लिए बेहतर हो, और हमें सोचना भी चाहिए कि अल्लाह करे वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनको अब जल्दी किस बात की है? उनको जल्दी ये है कि वो इस बात पे अब कायल हो चुके हैं कि इलेक्शन अर्ली हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए हाँ जी, वो अब ये चाहते हैं कि अब जैसे लाली साहब भी कह रहे थे कि 3 साल में तो आवाम को कुछ नहीं मिला, सिवाय महंगाई के, सिवाय दिलासों के, सिवाय वादों के। अब हुकूमत की भी ये कोशिश है, खास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, कि अब अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ मुल्क जाता है। नहीं, आपको वैसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो खुद ये चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, या आपको लग रहा है कि हालात ही ऐसे बन जाएंगे कि उन्हें करवाने पड़ेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अनारकी और जिस तरह से ये चीज़ें हैं, तो शायद हम कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ तो नहीं जा रहे। देखिए, हट दर्मी जो होती है ना, उसका फिर अंजाम कुछ नहीं होता, उसके लिए फिर आपको इसी तरह से मामला होता है।
हुकूमत और अपोजिशन, आप देखें जमहूरियत में होता क्या है कि दोनों का ताल्लुक बहुत मैटर करता है, दोनों मिल के एक गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन ये हुकूमत अगर अपोजिशन को गालियाँ देती रहेगी, हर बात पे उनको बुरा बुला कहेगी, तो वो अपोजिशन तो इनके साथ नहीं चलेगी। अब आपकी पोजीशन ऐसी है नहीं कि आप अकेले कोई कानून मंजूर करवा सकें, आपके पास 2/3 की अक्सरियत है नहीं, फिर आप हर दूसरे दिन ये कहते हैं मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। तो मुझे आप ये बताएं कि जिन लोगों की फिर आपको सपोर्ट होती है वो भी एक वक्त में तंग आ जाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं यार ये क्या मजाक है, हर दूसरे दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। कोई कितनी देर इस तरह की बातों में आ सकता है। ब्लैकमेल कर रहे हैं इमरान खान साहब। मैं ये नहीं कह रहा, ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैकमेल कर रहा हूँ। हो सकता है वो ये सोचते हो या समझते हो कि वो किसी से ब्लैकमेल हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं हिलाली साहब की भी इस पर राय ले लूँ, अगर आप इजाजत दें। हिलाली साहब, आपको भी लग रहा है कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर वो मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें करवाने पड़ेंगे अर्ली इलेक्शन आने वाले दिनों में? देखिए, एक दो और एक्सट्रेनियस फैक्टर्स ये हैं कि अगर वो चाहते हैं कि बाहर के पाकिस्तानी इस इलेक्शन में उनके लिए वोट करें, तो वो उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए तो मेरे ख्याल में नहीं है मेजॉरिटी। तो ये जो इस वक्त उन्होंने ऑर्डिनेंस किया है, उस ऑर्डिनेंस जो है वो 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो कोई कहते हैं सितंबर के लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो अगर उससे पहले वो सब चीज़ फर्म आप कर दें और 9 मिलियन पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो भी वोट कर पाएँ, तो मेरे ख्याल में उनको काफ़ी वोट, उन पाकिस्तानियों में इनको ज़्यादातर अक्सरियत, भारी अक्सरियत इनकी होगी, और इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द रिजल्ट्स। अच्छा। ये कहने के बाद मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इमरान खान लास्ट वीक जब वो आए थे टेलीविज़न पे, उन्होंने बहुत सारे चीज़ें कहे थे जो एक्चुअली काबिल तारीफ़ हैं ना। अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस इतना कभी नहीं रहा है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 15 बिलियन हो गए हैं, आपके कार सेल्स 18% बढ़ गए हैं लास्ट 2 मंथ अगो, और आपका स्टॉक एक्सचेंज 66% बढ़ गया है, हेल्थ कार्ड ये वो। तो ये हर चीज़ जो, ये तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उनको माने उनके क्रेडिट पे जाता है। अच्छा। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन हिलाली साहब ऐसी बहुत सारी इससे ज्यादा चीजें हैं जो उनके डिस्क्रेडिट में जा रही हैं ना। पीटीआई सारी ज़िमनी इलेक्शन हार रही है। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि कार सेल्स की तो अब बात करते हैं तो 18% बढ़ गई, लेकिन गरीब आदमी तो अब मुर्गी भी 450 रुपये में ले रहा है, 420 रुपये, 422 रुपये, 450। गरीब आदमी को इससे नहीं सरोकार कि कार कितनी बिक रही है। मामला ही ये है कि अब हो क्या रहा है, अमीर और गरीब में आपका फ़र्क बहुत बढ़ता जा रहा है, आपकी मिडिल क्लास पिस के रह गई है। मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। और फिर सबसे बढ़ के हिलाली साहब ये कि जब आप सारी बातें करते हैं, अब जो पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, मंगल के रोज़ जब वज़ीर आज़म ने बात की, लोगों के सवालात के जवाब दिए, तो एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक साहब ने फ़ोन पे उनसे कहा कि आप अभी उम्रा करके आए हैं, आप ईमानदारी से बता दें कि आप अपने वुज़रा की टीम से मुतमिन हैं कि आपके वुज़रा, आपकी टीम ठीक काम कर रही है। तो वज़ीर आज़म के पास उसका जवाब नहीं था। वज़ीर आज़म ने कहा सब खिलाड़ी जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, सब सुपरस्टार नहीं होते, जो सही काम नहीं करता उसको मैं बदल देता। यानी असल आप ये भी एक समझे मामला कि वो आज तक इन 3 सालों में एक चैलेंज है। वो अपनी टीम वो नहीं बना सके जिसके बारे में वो फॉर्मली कह सके हाँ मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। जब ये भी एक चैलेंज होगा तो आपके लिए सवाल उठेंगे। देखिए, बात असल ये है इमरान याकूब साहब, खुदा के लिए ये आदमी 2-3 साल से पावर में आया है, इसकी टीम भी इनएक्सपीरियंस्ड है, इसको तो मांग के उधर से लेना पड़ा है इसकी टीम बनाने के लिए 2-3 साल। ये जो दूसरे हैं, ये चोर, डाकू, लुटेरे, भगोड़े, ये तो 30-30 साल से इस खेल में हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है, मगर ज़्यादातर चोरी कैसे करना। इसलिए अगर एक्चुअली इनकी एक्सपर्टीज़ तो चोरी पे है, अगर नहीं होती तो अब तक इधर शायद बचते नहीं। इनकी एक्सपर्टीज़ ये है हाउ टू गेट अवे विद थेफ्ट,
मैं माफ़ करिए, मैं ये अच्छा दूसरी बात है, आप किसी गवर्नमेंट के ये कैबिनेट ले लें, आखिर मैं भी एक ज़माने में एक प्राइम मिनिस्टर के लिए काम कर रहा था, वो कैबिनेट थे 5-6 लोग वैसे ही होते हैं, वो सिर्फ आपको पता ही नहीं है वो क्यों हैं, मगर वो लॉयल पार्टी वर्कर्स हैं, लॉन्ग टाइम पार्टी वर्कर्स हैं, अच्छे लोग बेशक हैं। अब आप एक बहुत अच्छा आदमी, काबिल तारीफ मिस्टर मिरानी, उनको आप डिफेंस मिनिस्टर लगा दें, उनका एक काम आप मुझे बता दें जो आपने सुना होगा, वन थिंग अबाउट हिम, मगर ही वॉज अ वेरी नाइस मैन एंड ही वॉज एन ओल्ड पार्टी स्टॉलवर्ट। तो उनको देखिए ये सब भूल जाएं। अच्छा सेक्रेटरी हो तो मिनिस्टर की इतनी जरूरत नहीं होती। मिनिस्टर क्या करता है, आके सुनता है और ये करता है। साहब मैं आपसे इख्तलाफ तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कोई अच्छा, अगर आपकी प्राइम मिनिस्टर जिसके साथ आपने काम किया वो भी अगर ऐसा करती थी कि सिर्फ पार्टी वर्कर को खुश करने के लिए किसी ऐसी मिनिस्ट्री पे ऐसे गूफ आदमी को भी लगा दिया जाए जो परफॉर्म ना करें, तो मैं फिर इस पे सवाए माजरत करने के, सॉरी करने के कुछ नहीं कह सकता। मेरी गुजारिश सुनो। हाँ जी बिल्कुल बहुत सारे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि देखें जो हुकूमतें चलाना होता है वो बड़ा एक सेंसिटिव काम होता है। अभी इमरान खान साहब जब कहते थे कि 200 हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, जब हम आएंगे तो वो उनके चैंपियन थे असद उमर साहब, वो कहते थे 200 एक्सपर्ट्स की टीमें आएगी तो छा जाएगी। वो कहाँ गई टीम? मैं या हवाम ये पूछने में तो हक बजानिब है ना कि सर आपके वो 200 एक्सपर्ट्स कहाँ गए जिनका आपने हमें ख्वाब बल्कि जो इनकी अपनी टीम के लोग थे जो इन्होंने नए मिनिस्टर्स लगाए हैं, अगर चाहे वो मुराद सईद हो या चाहे वो असद उमर साहब कम अज कम एनसीओसी वगैरह में तो अच्छा ही परफॉर्म करें। तो कहने का मकसद ये कि जो इधर उधर से लिए थे शायद वही लोग हैं जो उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं। जो उनके अपने लोग हैं शायद वो उतना ज्यादा दर्द सर ना बनते। नहीं, हिलाली साहब एक ब्रेक ले लूं मैं? एक्सपीरियंस है जिसके आप अच्छा ठीक है जी, चलिए मैं एक ब्रेक लेती हूँ, फिर वापस आते हैं तो बात करेंगे हुकूमत की परफॉर्मेंस और चैलेंजेस के हवाले से, और फिर साथ ही आगे बढ़ेंगे तो फिर ऑपोजिशन के ऊपर भी बात करेंगे जनाब कि उनकी क्या आगे स्ट्रेटजी है, वो क्या सोच रहे हैं और सारी जमातें कहाँ कहाँ खड़ी होंगी। तो इस पर भी बात डिटेल में करेंगे आज एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गवर्नमेंट के चैलेंजेस और परफॉर्मेंस का जायज़ा हम ले रहे थे और उसमें हमने मईशत के ऊपर तो खातिर खा बात की, लेकिन एक पॉलिटिक्स भी उनका बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि सियासी तौर पर जो एक उन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था उस तरह से हमें लगता है कि हुकूमत मुसलसल हिचकोले खाती रही है, क्योंकि एक तो इत्तेहादियों के सर पे खड़ी है, दूसरा अपने भी लोग जो हैं वो कुछ नाला और नाराज़ हो जाते हैं, बार बार ग्रुप्स बड़े नज़र आते हैं। हिलाल साहब आपकी तरफ आते हुए ये जहांगीर तरीन वाला मामला आपको क्या लगता है कि ये अब सेटल हो गया है या अभी इसमें मज़ीद ख़तरा बाकी है? अब तो बजट पेश करना है, वो लोग कहीं इनके खिलाफ तो नहीं वोट कर देंगे? बजट कैसे पास कराएगी गवर्नमेंट? नहीं, वो वोट उनके खिलाफ नहीं करेगी, मगर ये तो कमाल के स्टेटिस्टिक्स कल जो जब भी था हमें बताया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये कैन यू इमेजिन कि आप टैक्स जो देते हैं 25 बिलियन या पता नहीं कितना उन्होंने कहा था वो देते हैं, 29 बिलियन तो आपका सब्सिडी आता है। इन अदर वर्ड्स आपको पैसे मिल रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, मुनाफा करने के लिए। ये कभी आपने सुना है ऐसा? आपको सब्सिडी मिल रहा है टैक्स से ज्यादा। वो शुगर के ऊपर जो उन्होंने सारी तो देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा है कि ये नहीं हो सकता, तुम्हारे खिलाफ अगर कोई चार्ज है तो इंसाफ होगा और इंसाफ होगा, हम सब समझते हैं इंसाफ होगा, बड़ी अच्छी बात है। काश के ये और जगह भी ऐसे होता था, और भी ऐसे एग्जेम्पशंस हैं, जैसे टेक्सटाइल्स को भी ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जो मेरे ख्याल में जो IMF भी कह रहा है कि ये गलत है, ये एग्जेम्पशंस को निकालें, आप ऐसा नहीं चला सकते। एनीवे माय पॉइंट इज, आपने मुझसे एक चीज़ पूछा कि सबसे बड़ा इश्यू क्या है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का हर मामला ठीक हो जाएगा अगर ये हुदैबिया केस खुल जाए। इस हुदैबिया केस में हर आदमी जो उसमें मेंशन्ड है वो एक भगोड़ा है। अली साहब अगर थोड़ा हुदैबिया केस पे आगे चल के बात करते हैं, ऑपोजिशन के जो मामला हैं उसके हवाले से, इस पे मैंने डिटेल में आपसे अभी बात करनी है, लेकिन ये बेसिकली चैलेंज तो है एहतसाब का भी एक मामला। खैर, लेकिन इमरान साहब
जो मैंने अभी बात की कि एक तो ये जहांगीर तरीन का मामला है, उनका जो ग्रुप है उससे सेटल, और फिर ये इत्तेहादी भी बार बार हम देखते हैं कि छोटी मोटी धमकियां लगाते रहते हैं। ये ऐसे ही चलेगा 5 साल मामला? अच्छा समीना, बात ये पहले तो ये बड़ा सवाल है कि ये 5 साल चलेगा भी या नहीं, पहला तो ये सवाल है। दूसरी बात ये कि जो आपने अभी पूछा कि जहांगीर तरीन का ग्रुप इन्हें वोट देगा कि नहीं, ये भी सानवी चीज़ है। जहांगीर तरीन का ग्रुप अगर सिर्फ और सिर्फ बजट इजलास से बाइकआउट कर जाए, गैर हाजिर हो जाए, तो फिर भी हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। फिर भी उनका बजट पास कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वोट खिलाफ करना तो उससे भी अगला स्टेप है। तीसरी बात ये आ जाते हैं कि ऐसा है क्यों। अगर आप देखें हुकूमत ने मोड क्या अपनाया, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म में और उनकी करीबी जो टीम है किचन कैबिनेट, अपोजिशन के लत्ते लत्ते तो लिए, उसके बाद आप देख लें इन्होंने मीडिया को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने अदलिया को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ा, यानी इन्होंने सबसे लड़ाई कर ली। इन्होंने एक वो सुल्तान राय एक्शन अपना के ना, सुल्तान राय वाला, मैं नहीं छड़ांगा, बच के दिखाओ। तो इन्होंने हर बंदे से, तो वो पंजाबी में कहते हैं अड्डा लगा लिया, हर बंदे के साथ तो मुहाजरा ही कर ली। मैं समझता हूँ इस तरह से नहीं होता। आप चीज़ों को, एक आपकी बड़ी अच्छी सोच है इमरान खान साहब, समझता हूँ मैं कि आप चाहते हैं कि आप इदारों को ठीक करें। खुदा का वास्ता सब पंडोरा बक्स एक दफ़ा खोलने की बजाय एक एक कर लें। पहले आप कर लें जी, मैंने सपोज आपने कहा जी मैंने इलेक्शन कमीशन को ठीक करना, कर लें। उसके बाद आप कहें जी मैं इस्लाहात करना चाहता हूँ कानूनी तौर पे, उसको कर लें। ये ना हो कि आप सारे खोल के कुछ भी ना कर सके और इन द एंड हम यहाँ बैठे आप पे तनकीद कर रहे हो। लिहाजा ये जो हुकूमती स्टाइल रहा है, ये भी हुकूमत का बड़ा एक, इसमें आप समझ लें कि मुश्किलात में इजाफे का बात। हिलाली साहब कुछ कमेंट करना चाहें? हिलाली साहब आप कर लें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जी देखिए, सीधी सादी बात है कि ये पीडीएम क्या हुआ, पीडीएम तो खत्म हो गया है ना। अब तो पीपीपी भी पीडीएम के पास नहीं जाएगा, इसलिए पीपीपी को पता है कराची के इलेक्शन के बाद कि बगैर पीडीएम वो इलेक्शन जीत सकती है, तो वो क्यों जाएगा पीडीएम के पास। एक बात तो वो पीडीएम तो इज फिनिश्ड, ये इतना शोर मच रहा था, ये करेंगे वो करेंगे। दूसरी बात ये है, सऊदी अरेबिया से प्राइम मिनिस्टर 1 हफ्ता 10 दिन हो गए वापस आए हैं। उस वापसी के बाद आप देख रहे हैं कि वो सऊदियों से बहुत बड़ी तारीफ हो रहा था उनका सऊदियों पे। इसका मतलब वो रिलेशनशिप बिल्कुल सही हो गया है, पावरफुल सपोर्ट मिला है, और इस्टेब्लिशमेंट और वो अब बिल्कुल फिर ऐसा लगते हैं कि एक ही सफ़े पे है। तो कौन है भाई जो नो कॉन्फिडेंस या वोट नहीं करेगा उनके लिए? कौन है ये? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ठीक है, तो इत्तेहादी भी साथ रहेंगे, अपने लोग भी साथ ही रहेंगे, क्योंकि एक पेज है अभी तक। ये हिलाली साहब का पॉइंट है। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमने तो बात ही नहीं की। नहीं, वो हम बजट के हवाले से बात करते हैं, बजट की बात कर रहे हैं कि बजट मंजूर करवाना जो है वो, उसके लिए भी तो उन्हें एक अपनी अक्सरियत चाहिए ना। अगर अक्सरियत नहीं होगी तो बजट मंजूर कैसे? और ये भी एक तरह से टेस्ट केस हो जाता है कि आपके पास अक्सरियत है या नहीं जब आप बजट पेश करते हैं। एनीवेज जनाब, ये तो थे गवर्नमेंट के चैलेंज से ब्रेक लेते हैं, वापस आकर जरा अपोजिशन पर भी नजर डालेंगे कि वो क्या कर रही है आजकल, किधर है और उनकी क्या स्ट्रेटेजी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। गवर्नमेंट का तो हमने सारा जायज़ा लिया कि उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या परफॉर्मेंस हैं, लेकिन अपोजिशन के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो भी कुछ उसे भी हमें देखना चाहिए कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही बहैसियत अपोजिशन। इस वक्त हम देख सकते हैं कि पीडीएम तो तकरीबन गैर फाल नज़र आ रही है, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब बड़े मुतहरिक भी हैं, बड़े फोकस भी नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और गवर्नमेंट का फोकस भी उन पर नज़र आ रहा है। तो आइए ज़रा अपोजिशन का भी जायज़ा लेते हैं कि दोबारा से रीयूनाइट होंगे या नहीं, और या फिर अब सब अपने अपने तौर पर इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। इमरान साहब, जो लास्ट टाइम भी हमारे से बात हुई थी तो आपका यही ख्याल था कि अब पीएमएलएन की स्ट्रेटजी तो यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन आपको लगता है कि दोबारा से कोई आपस में इनका रब्ता हो इस हवाले से कि कुछ अर्ली इलेक्शन के लिए जोर डाला जाए या कोई हुकूमत गिराने की बात? देखिए, रब्ता होगा, ज़रूर होगा, और हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान इनको दोबारा इकट्ठा बिठाने में भी कामयाब हो। अच्छा, हाँ जी, ये इसमें कोई उसमें अचंभे वाली बात, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूँगा, जो मैं पहले दिन से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे का कंधा तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ उस तरह से नहीं मिल सकती,
क्योंकि अल्टीमेटली ये एक दूसरे के मुखालिफ जमातें हैं। वो सियासी इत्तेहाद इस तरह से तो बना सकती हैं, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बना सकती। अभी लाली साहब जो फरमा रहे थे ना कि PDM की ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को, बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ? सिंध में, सिंध के वो भी देही इलाकों में। यहाँ सूरत हाल ये है कि जब आपको खुशाब में 235 वोट मिले पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, खुशाब के ये ज़िमनी इलेक्शन में 235 वोट मिले हैं, वहाँ आपको PDM की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपने अपनी इज्जत भी बचानी है, जीते या ना जीते। आप बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पे मैं फिर कहूँगा कि वफाक में हुकूमत बनाने का रास्ता पंजाब से होके जाता है। अगर आप पंजाब में से सीटें जीतेंगे तो आप वफाक में हुकूमत बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपने ये फैसला कर दिया कि आपने चारों सूबों की जंजीर नहीं रहना, आपने वफाकी सतह से अब छोड़ के सिर्फ अपने आप को सूबाई सतह की पार्टी बना लेना, फिर तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उन्होंने इस पे करना है तो फिर उन्हें भी ये करना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन का मामला ये है कि वो कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर ये आपस में एक दूसरे पे इसी तरह से अदम एतमाद करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका इन्हें भी नुकसान हो। ठीक है हिलाल साहब, जब PDM शुरू में बनी थी तो सब लोग कहते थे कि ये हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनी है, सिर्फ केसेस में रिलीफ लेने के लिए बनी है। और उसमें हमने देखा है कि केसेस में रिलीफ तो वैसे काफ़ी हद तक सबको मिल ही गया, सारी जेलों से तकरीबन बाहर ही है। अब आपको क्या लग रहा है, ये रीयूनाइट होंगे या फिर आप सब अपने अपने इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ हो गए? PTI गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है अब ज़्यादा। जी मेरे ख्याल में कि सबसे बड़ी चीज़ एक ही जगह ये सब यूनाइट होंगे ऑपोजिशन वाले, माफ़ करिए, और वो होगा जेल में। और फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जो मैं आपको पहले कहना चाहता था। इस एक ही केस है, इस पूरे ऑल द केसेस जो हमने सुना है, एक ही केस है जिसमें हर आदमी जिसके खिलाफ केस है और भगोड़ा है वो आदमी इन्वॉल्व्ड है, और वो है हुदैबिया का केस। देखिए अब आप सोचिए तो सही, एवरी सिंगल शरीफ जिसके खिलाफ कन्विक्शन है वो इन्वॉल्व्ड है, और वो 44 सफ़े में जो इसाक धार ने लिख के दिया है, वो 44 सफ़े में मेरे ख्याल में कोई चीज़ ही नहीं रहा। बैंक अकाउंट नंबर्स और चेक नंबर्स सब चीज़ हैं, और उसका वो कन्फेशन है। अब वो केस ट्रायल पे जाएगा कि नहीं जाएगा, लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल जाएगा, इसलिए डबल जेपर्डी का जो एक चार्ज है आर्टिकल 13 से वो होता ही नहीं है। इसलिए इट सेज नो वन प्रोसिक्यूटेड इफ और पनिश्ड, तो किसी और जजमेंट अगर उसका हो, जजमेंट तो हुआ ही नहीं है, किसी को भी उन्होंने ये नहीं किया। दूसरी बात, नई एविडेंस आई है और एक क्रिमिनल केस है तो लॉ ऑफ लिमिटेशंस वो भी नहीं अप्लाई करता है। तो अब ये देखेंगे कि इससे वो निकलते कैसे हैं। अगर इससे भी वो निकल जाए, वैसे मैं समझता हूं कि इंसाफ 95% पीपल इस मुल्क में कहते हैं कि इंसाफ नहीं है, वैसे मैं समझता हूं कि अब 100% हो जाएगा अगर इस केस से भी वो निकल जाए। तो समीना, कहने की बात सिर्फ ये है कि ये केस इज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो चलिए मुझे इस पे जरा कमेंट लेने दें। सही है, मैं इस पे जरा इमरान साहब का भी कमेंट लूँ। इमरान साहब, इस पे तो कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था कि हुदैबिया केस तो खुलेगा नहीं, अब ये गवर्नमेंट दोबारा खोल सकेगी इसको? और आपका क्या ख्याल है कि वाकई जिस तरह हिलाल साहब कह रहे हैं हिस्ट्री को चेंज हो जाएगी? जो हिलाली साहब कह रहे हैं ना, यही चीज़ें तो PTI के वोटर्स को फैसिनेट करती हैं। अच्छा। हुदैबिया केस के हवाले से कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। अब देखें, जिस ये बात कर, मैं अब उसकी सेहत पे बात नहीं कर रहा कि वो ठीक है या गलत, मैं कानूनी पहलुओं से बात कर रहा हूँ। जिस बयान की ये बात कर रहे हैं सागडार साहब के, वो आपको पता है वो जो ज़ेरे हिरासत थे उस वक्त का, उसकी कानूनी हैसियत अदालत में कुछ नहीं रहती। पहली बात, वो कहते जी मैंने तो दबाव में, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से ये बयान लिया था, इसलिए उसकी अदालतें उसको नहीं मानते। इस पर कोई दूसरी राय नहीं। दूसरी बात ये है कि हुदैबिया का मामला इस वक्त ही क्यों आया, क्यों एकदम से हुदैबिया को हुकूमत लाना चाह रही है, और किस इन्वेस्टिगेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे नज़दीक वो कर भी सकते हैं। वो FIA के कहेंगे जी ये नई एविडेंस आ गई, आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कर दें, क्योंकि नैब अब उस पर नहीं कर सकता।
हो सकता है FIA शुरू कर दे, ठीक है जी कर दें, लेकिन क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है, इसलिए कि हुकूमत इमरान खान साहब और उनकी टीम ये समझती है कि हुदैबिया केस ऐसा है जो मियाँ शहबाज शरीफ के गिर्द घूमता है, जिससे हम मियाँ शहबाज शरीफ को स्क्वीज़ कर सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ अब मेरे नज़दीक हुकूमत के लिए नवाज शरीफ से बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम ये समझती है कि शहबाज शरीफ के जो ताकतवर हलकों के साथ मामलात हैं, जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनका माजी है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, एक मुफाहमत पसंद इंसान सियासतदान के तौर पे, तो ये समझते हैं कि ये इनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि बजाय इसके केस के लिए बजाय वो चाहते हैं कि बजाय इसके कि शहबाज शरीफ एक बेहतर मुतबादिल, फिर मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ ये बात हो कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं है, वहाँ अगर वो ये समझते हैं कि उनसे एक बेहतर मुतबादिल सामने आ जाए, तो उस बेहतर मुतबादिल को इन्वर्टेड कॉमर्स में पहले ही इस तरह से कैद कर दिया जाए, इस तरह से जकड़ बंद कर दिया जाए कि उनके लिए वो मुश्किल ना रहे। लेकिन अगर उनके ताकतवर हलकों से अच्छे मामलात हैं, वो ये तय कर लें कि वो मुतबादिल हैं, तो फिर किसी भी जकड़न से उन्हें निकालना तो इतना आसान तो मुश्किल तो नहीं होगा। नहीं फिर तो कुछ नहीं होता, फिर तो आए हुए फैसले भी रिवर्स हो जाते हैं। क्यों हिलाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कमेंट दे दें, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी। जी हाँ, बात असल ये है कि ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो मैं और आपको मैं कहता रहता था गुड कॉप बैड कॉप हैं, तो वैसे एक एक्ट, इनको अगर आप सेपरेट करने की कोशिश करें तो फिर दूसरा जो है वो आपको गालियां देने लग जाता है, और जब वो गालियां देने दे जाता है तो एक जो आप जिसके साथ आपने थोड़ा सा राब्ता किया है, वो लड़ने के लिए अपने भाई के साथ तैयार नहीं है। तो यस, दिस इज वन एक्ट। अब अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त था जब शहबाज शरीफ अगर इंडिकेशन देता कि नहीं मैं अलग हो सकता हूं, तो फिर शायद लोग इंटरेस्टेड होते, मगर उन्होंने देख लिया है कि ये दोनों अलग नहीं हो सकते। एक एक्ट है और दूसरा इट्स वन एक्ट, तो अगर एक को आप ले जाएं तो दूसरे आपके तरफ नहीं आएगा। वो जो जिसके जो वो चुप करके बैठेगा, वो दूसरा जो है वो आपको गालियां देने लग जाएगा। तो इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये दोनों जो हैं, मेरे ख्याल में हुदैबिया केस में अगर ये दोनों चले जाएं तो आप सोचिए कि सही, किसी का पे कोई डिस्क्रिमिनेशन और वो क्या कहते हैं विंडिक्टिवनेस और बदला और ये कुछ नहीं होगा। एक केस था जो नहीं चला, अब चल गया। उस केस में उनका बंदा इसाक डार, उनका रिश्तेदार और उनका की मैन 44 पेजेस में बता दिया है कि कैसे चोरी हुई है। और बाय द वे उसके बाद जितने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इनके खिलाफ है उसी मॉडल पे चला है। लेकिन हिलाल साहब, ये तो हमने ये पिछला जो केस था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उस पर भी हमने यही सुना था कि इससे नहीं वो बचने वाले। लेकिन आपने देखा है कि कोर्ट ने उनकी जमानत के फैसले में साफ लिखा हुआ है कि जी कुछ भी वो प्रूफ ही नहीं कर सके जो नैब है। तो जब ये प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए कितना भी स्ट्रॉन्ग केस हो, निकलना कौन सा प्रूव अगर ये सही कह रही हैं आप सही कह रही हैं, प्रूव अगर नहीं करते तो उनको छोड़ देते होते, बेल पे क्यों छोड़ा? वो बात कहते केस ही नहीं है, खत्म करो, चले जाओ घर जाके सो और चोरी करो। नहीं, आई एम सॉरी, वी विल, ये अब बात आएगी तो देखेंगे इस पे क्या हो। जी बात ये है, वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। ये बड़े लोगों की ख्वाहिश रही है कि ये दोनों भाई अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम तो शुरू से कहते हैं, मैं तो शुरू से मौक़िफ़ है मेरा कि दोनों एक हैं, दोनों सलाह करके काम करते हैं। देखिए शहबाज शरीफ कर क्या रहे हैं, शहबाज शरीफ अपने आप को एक स्टेट्समैन के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपने आप को इस वक्त एक बेहतर मुतबादिल साबित करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये जो मामला है ना, मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की क्या कोशिशें नहीं हुई, तो लेकिन टूट तो नहीं सकी। सिवाय 2-4 MPs के, वो भी जमात से अलग नहीं हुए। उन्होंने कहा जी हम सोच हमारी अपनी, हम इलाके के हल्के के लोगों की तरक्की के लिए उसमें ये तो खुद सब मान रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी उनको कंसीडर किया जा रहा था शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन किसी पॉइंट पर कि वो अलग नहीं हुए तो वो मामला उस तरफ नहीं गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगले जो कुछ आने वाला वक्त है, ये पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा क्रूशल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें
साबित होंगी, नहीं होंगी, तब्दीली होंगी। और सबसे बढ़ के कोई तहरीक तो नहीं चलाएगी नहीं, अपोजिशन उस तरह से तहरीक, अब उसका फोकस भी नहीं होगा, उनका फोकस अब उस तरह से नहीं होगा। ठीक हो गया, चले जी, वक्त खत्म हो गया। देखते हैं कि अपोजिशन अब गवर्नमेंट को टफ टाइम देने की तरफ जाएगी या फिर इलेक्शन कैंपेन करेगी, और यही इलेक्शन कैंपेन होगी उनकी कि गवर्नमेंट को एक्सपोज करे। तो बहरहाल देखना ये कि गवर्नमेंट परफॉर्म कर पाती है या अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी को ज़्यादा बेहतर अंदाज में आवाम के सामने रख पाएगी। आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।